प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी। 76 प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट आ गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की ये लिस्ट जारी हो चुकी है। नाम बताते हैं आपको एक एक करके, कौन कौन है इसमें शामिल। तो 19 सीटों पर प्रत्याशी तीसरी लिस्ट में जारी किए गए हैं। 19 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें नाम बताता हूं जल्दी से, आपको सुनिएगा ध्यान से। तो जो 19 सीटें हैं उनमें तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, सीकर से राजेंद्र पारीक, बगरू एससी सीट है, श्रीमती गंगा देवी वर्मा, नागर से वाजिब अली, धौलपुर से श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा। जी हां, बस कांग्रेस में शामिल हुई है। धौलपुर से टिकट उनको मिला है, शोभा रानी कुशवाहा को। करौली से लाखन सिंह मीना को टिकट मिला है। सपोटरा रमेश चंद मीना को टिकट मिला है। बांदीकुई से गजराज खटाना को टिकट मिला है। गंगापुर से रामकेश मीना को टिकट मिला है। देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा को टिकट मिला है। मसूदा से राकेश पारीक को टिकट मिला है। पचपदरा मदन प्रजापत को यहां से टिकट मिला है। रेवदर से मोतीराम कोहली को टिकट मिला है। झालोर से हीरालाल दरांगी को टिकट मिला है। सहारा से राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट मिला है। केशवराय पाटन से सीएल प्रेमी बैरवा को टिकट दिया गया। बारा अटरू से पंचानंद मेघवाल को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब देख लीजिए, 76 सीटों पर पहले ऐलान हो गया था। 19 प्रत्याशियों की अगली लिस्ट आ चुकी है और इसको देखा जाए तो कुल मिलाकर 95 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। सबसे पहले कहा यही जा रहा था कि कुल मिलाकर 100 के आसपास कांग्रेस की तरफ से लिस्ट आएगी, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर ये 100 का ब्रेकअप पूरा किया, यानी 100 का टारगेट कांग्रेस की तरफ से फिलहाल अभी भी अछूता है। 2 ही अंकों में 95 कुल मिलाकर सीटों पर ऐलान किया जा चुका है। अभी जो लिस्ट आई है, जो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान तो आपको बता रहा है, कुल मिलाकर 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इन 19 प्रत्याशियों में ये महत्वपूर्ण नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी संगठन, उनकी तरफ से ये नाम बाकायदा लेटर पत्र जारी करके किए गए हैं। कांग्रेस ने ये उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हुए, कांग्रेस के इन तीसरी लिस्ट में देखिए 2 लिस्ट बीजेपी के अब तक आई है। 2 लिस्ट में कुल मिलाकर 124 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो 3 लिस्ट में कुल मिलाकर अब आज के 19 इन प्रत्याशियों के नामों को हम रखें सामने तो 95 लोग अब उम्मीदवार हो चुके हैं। आइए इन 19 सीटों पर बात करते हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता, उनसे रुक करेंगे, लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लखवीर सिंह शेखावत, इन 19 में शोभा रानी कुशवाहा का नाम तो है ही, अभी शामिल हुई हैं एक बार फिर से कांग्रेस में। पचपदरा से मदन प्रजापत को भी टिकट मिला है, इंटैक्ट है। बाकी बताएं क्या खास इन 19 में। जी बिल्कुल, सबसे पहली तस्वीर 19 नामों की ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब 95 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है राजस्थान को लेकर, और तीसरी सूची में 19 नामों को जगह दी गई है। सिलसिलेवार देखते हैं कि इन 19 सीटों में किन किन दावेदारों को और प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया को टिकट कंटिन्यू कराया गया है। वहीं सूरजगढ़ से श्रवण कुमार पर मौका दिया गया पार्टी ने। सीकर से फिर एक बार राजेंद्र पारीक पर दाव खेला है। बगरू से गंगा देवी वर्मा पर दाव खेला गया है। नगर से वाजिब अली को टिकट दिया गया है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिब अली को नगर से कांग्रेस ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बना दिया है। वहीं धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया गया है। शोभा रानी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से 2018 का चुनाव जीती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस ने उन्हें अब अपना प्रत्याशी बना दिया है। और शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से अब कांग्रेस की प्रत्याशी हो गई हैं। करौली से लाखन सिंह मीणा को टिकट दिया गया है, जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं सपोटरा से रमेश चंद मीणा, मंत्री रमेश चंद मीणा को फिर एक बार कंटिन्यू किया है कांग्रेस पार्टी ने और सपोटरा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बांदीकुई विधायक गजराज खटाना को फिर एक बार मौका दिया गया है और कांग्रेस ने बांदीकुई से अपना प्रत्याशी गजराज खटाना को बनाया, जो कि सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। वहीं आगे अगर बढ़े तो गंगापुर से रामकेश मीणा को फिर से कंटिन्यू किया गया है, फिर एक बार मौका इन पर भरोसा जताया गया है। देवली उनियारा से हरीशचंद मीणा को फिर एक बार टिकट देती है। हरीशचंद मीणा वर्सेस विजय बैंसला, तो ये अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। काफी रोचक हो गया ये मुकाबला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से विजय बैंसला और हरीशचंद मीणा कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं मसूदा से राकेश पारीक, सचिन पायलट कैंप के राकेश पारीक को फिर एक बार मसूदा से कंटिन्यू किया गया है, रिपीट किया है कांग्रेस पार्टी ने इनकी टिकट को। और पचपदरा से मदन प्रजापत वो शख्स जिन्होंने
पचपदरा और बालोतरा को जिला बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया और इन्होंने कई लंबे समय तक अपने पैरों से चप्पल त्यागी थी क्योंकि बालोतरा जिला बने। हालांकि बालोतरा जिला बन गया है, अब इनको फिर एक बार टिकट दी है पचपदरा से कांग्रेस ने। ऐसे में क्या फल दिला पाएंगे कांग्रेस पार्टी को, इस पर फिलहाल निगाहें रहेंगी। वहीं रेवदर से मोतीराम कोहली पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। झालोड़ से हीरालाल दारंगी को प्रत्याशी बनाया है। सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दी गई है। केशवराय पाटन से सीएल प्रेमी बेरवा को टिकट दी गई है और 12 अटरू से पानाचंद मेघवाल पर भरोसा फिर एक बार जताया गया है। तो ये कुल मिलाकर 19 नाम हैं जिन्हें एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने, इनमें से अधिकांश नामों को एक बार फिर से कांग्रेस ने टिकट दी है। वहीं बसपा से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए उनमें से भी 2 विधायकों को इस सूची में जगह दी गई है और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण थी ये तीसरी सूची और तीसरी सूची का इंतजार भी हो रहा था क्योंकि 18 अक्टूबर को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें करीब 100 नामों पर डिस्कशन हुआ था और 100 नामों पर सहमति बन गई थी। लेकिन 76 नामों का ऐलान ही कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में कर पाई थी। लेकिन आज तीसरी सूची में 19 नामों का ऐलान किया गया और अब 95 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने छू लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 124 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहां 76 नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। लेकिन तो कांग्रेस देखिए, लिस्ट भी एक्सक्लूसिव हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। 19 उम्मीदवारों की कांग्रेस की लिस्ट है। इसमें महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि बीएसपी के 2 उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। पिछले दिनों उन्होंने जो 6 उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हुए थे उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की थी। 2 बीएसपी के भी शामिल कर लिए हैं। मुझे आप ये बताएं, 19 सीटों में अगर आप कुछ देख पा रहे हो कि किसी का ऐसा लग रहा है कि टिकट नहीं मिल पाया हो, जो उम्मीदवारी पिछली बार रही हो और इस बार टिकट नहीं मिला है, कुछ समझ में आ रहा है? जी देखिए, 1-2 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वहीं अधिकांश चेहरों को रिपीट ही किया है क्योंकि दूसरी सूची जब हमने कांग्रेस की देखी उनमें भी तमाम उन मंत्रियों को तवज्जो दे दी गई, तरजीह दे दी गई जिनकी टिकटों का ऐलान पहली सूची में नहीं हुआ। और ये तमाम मंत्री वो थे जिनको टिकट पहली सूची में जगह नहीं मिलने से उनके समर्थकों में आक्रोश भी था। ऐसे में कांग्रेस ने दूसरी सूची में उन तमाम मंत्रियों और विधायकों का ऐलान ही किया। जहां तक तीसरी सूची की बात है तो तीसरी सूची में कांग्रेस ने एक अच्छा प्रयोग ये किया है कि बसपा से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए उन्हें तरजीह दी। वहीं दूसरी सूची में हमने देखा कि जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया और कांग्रेस को समर्थन दिया उनको कांग्रेस ने आधिकारिक प्रत्याशी बनाया। लखवीर, थोड़ा इस 19 नामों की लिस्ट पर और बात करने के लिए मैं सीधा जयपुर में अपने सहयोगी बाबूलाल का भी रुख कर लेता हूं। बाबूलाल, बताइए, 2 बीएसपी के हैं, शोभा रानी को टिकट मिल गया है पार्टी में एक बार फिर से आते ही, क्या और विशेष बातें हैं? कहीं कोई ऐसी सीट जिस पर नाम चौंकाने वाला हो या नाम बदला हो? जी देखिए, हैरान करने वाली कोई नाम इसमें दिख नहीं रहा है। तारानगर में नरेंद्र बुडानिया बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो वही चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ सामने होंगे, मुकाबला कड़ा होगा और हॉट सीट है ये। एक तरह से राजेंद्र राठौड़ चूरू छोड़ करके और तारानगर आए हैं, तो अब नरेंद्र बुडानिया उनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। पूसाराम गोदारा एक बार फिर से भाग्य आजमाएंगे, एक चुनाव हार चुके हैं। इस बार पार्टी ने फिर से उनको रतनगढ़ से टिकट दिया है। अभिनेश महर से उनके सामने होंगे। श्रवण कुमार को कांग्रेस पार्टी ने फिर भरोसा जताया। श्रवण कुमार पर बड़े ही कद्दावर नेता है, 5-6 बार के एमएलए हैं और पिछला चुनाव हार गए थे सुभाष पूनिया से। इस मर्तबा उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। संतोष अहलावत उनके सामने होंगी। सीकर में राजेंद्र पारिक पर भरोसा फिर से पार्टी का बरकरार है, उनको टिकट मिल गया है। गंगा देवी वर्मा बगरू से बहुत विरोध हो रहा था। आज भी कई जो उनके विरोधी हैं वो पीसीसी के वॉर रूम के बाहर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर रंधावा वहां पर मौजूद थे, उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन पार्टी ने सिटिंग एमएलए होने के नाते उनको टिकट देना मुनासिब समझा और गंगा देवी को फिर से टिकट मिल गया है। वाजिब अली नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद से माना यही जा रहा था कि उनको पार्टी टिकट देगी। पार्टी ने टिकट दे दिया है। जबार बैडम उनके सामने है, बीजेपी के उम्मीदवार। शोभा रानी कुशवाहा 2 बार की बीजेपी की विधायक है। उपचुनाव जीता था 2017 में। उनके पति के जेल जाने के बाद में ये सीट खाली हुई थी, उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में 2018 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी उन्होंने जीता और क्रॉस वोटिंग कर दी थी उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में, तो उनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। और प्रियंका गांधी की रैली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और आज उनको टिकट मिल गया है। तो कुल मिलाकर के फिर से वो
धौलपुर से भाग्य आजमाएंगी। एक जो नाम है लाखन सिंह मीणा, करौली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी बीएसपी में थे और इनको भी पार्टी ने टिकट दे दिया। यहां पर दर्शन सिंह गुर्जर जो कि पहले विधायक रह चुके हैं जी, वो बागी हो सकते हैं। वो लगातार जो है पार्टी को चेता रहे थे कि मेरा टिकट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और विश्लेषण करेंगे इसमें बाबूलाल और लखवीर सिंह शेखावत। लेकिन चूंकि आज हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी सुनाया, कहें कि जब सवाल किया गया कि महेश जोशी और लिस्ट में अभी तक शांति धारीवाल का नाम नहीं है, तो ये जो 19 नामों की लिस्ट आई है जिसमें ज्यादातर नाम रिपीट हुए, सरकार रिपीट करने की मंशा से इस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बात आज ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर करते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत अपने मेहमानों से करेंगे। तो रिपोर्ट दिखाएं हम, लेकिन चूंकि सुबह से ही खबरें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें रिपोर्ट नहीं, आप सुनना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से क्या कुछ बातें कही जा रही है। मैं एक एक करके स्वागत करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ अमित गोयल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अमित गोयल जी। प्रतिष्ठा यादव जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। प्रतिष्ठा जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर राकेश गोयल मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी आपका। प्रतिष्ठा यादव जी, पहला सवाल मेरा सीधा सपाट आपसे है। ये चुनाव आते हैं जहां जहां वहां ईडी आ जाती है, वहां ईडी पहुंच जाती है। भाई ईडी अपना काम करेगी, निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी अपना काम करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या कह रहे हैं प्रतिष्ठा जी? मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव आते हैं ईडी पहुंच जाती है। भाई हर कोई अपना काम कर रहा है, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। जी बिल्कुल जी, ईडी का केवल काम ये नहीं है कि जहां चुनाव हो वहां पर ही कार्रवाई हो। ईडी का काम है जहां पर कुछ गलत हो वहां पर कार्रवाई हो। प्रतिष्ठा जी, लेकिन अगर ईडी इस मैटर पर, कि पूरे इस देश के मामले अंदर पर आप ईडी की पहली कार्रवाई आपको याद है कितने दिनों पहले हुई थी, कितने महीनों पहले हुई थी? क्या ईडी पहली बार आई है? नहीं, पहली बार नहीं आई है। कितने दिन जिस पहले तरह आई से थी? चुनाव के अंदर एक माहौल बनाने के लिए जिस मामले की आप बात कर रहे हैं कि ये 2.5 साल पुराना मामला है, जब यहाँ पर राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार ने अपराधियों को इसके अंदर पकड़ लिया है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा, ईडी का गलत दुरुपयोग हो रहा है। एक चीज तो ये प्रतिष्ठा जी, एक चीज तो ये, जाड़ोली जी जो पकड़े गए थे उन्होंने कहा कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये कि सुरेश ढाका जो पकड़े गए उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं। तीसरी बात यह कि आरपीएससी के मेंबर 1.5 करोड़, वो उनके खुद कबूल किया है कि 1.5 करोड़ मैं देकर यहां पर आया हूं। गोपाल केसावत पर भ्रष्टाचार की धाराएं जिन्होंने आपकी एजेंसी ने किया था वो हटा दी गई थी। और आप कह रही हैं कि चुनाव के वक्त आ रही है ईडी। ये बताइए 80 के मतलब आएगी क्या, आई क्या? ये गोविंद डोटासरा ही तो बोलते थे बार बार मंच से, तो आ गई, पहुंच गई। हाँ, अभी भी क्या निकाल के दिखाएगी वो अभी आप देख लेना। ईडी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मंत्री राजेंद्र यादव के यहाँ कार्रवाई हुई, अभी तक ईडी ने कुछ दिखाया नहीं है। अच्छा। ईडी ने की, उसके बाद इनकम टैक्स ने भी कर ली कार्रवाई, लेकिन अगर कुछ है तो सामने लेके आए। केवल कार्रवाई करती है ईडी। 122 विपक्षी नेताओं के ऊपर पूरे देश के अंदर कार्रवाई हुई, जिसमें से 118 विपक्षी नेता थे। 122 लोगों के ऊपर हुआ, 118 विपक्ष के थे। क्या बीजेपी के अंदर आते ही सब साफ हो जाता है? बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम मैं आपको बता दूंगी। आप शुभेंदु जी को ले लीजिए, हेमंत बिस्वा जी को ले लीजिए। अजित पवार और उसकी वाइफ के ऊपर बड़ा आरोप लगाया हुआ था, उनकी 69 करोड़ की संपत्ति का आरोप था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए वो पाक साफ हो गए। किसी को मुख्यमंत्री पद से नवाज दिया जाता है। तो ये सब क्या, ये क्या बदले की भावना नहीं है? या केवल अमित गोयल जी, बदले की भावना से ईडी की कार्रवाई हो रही है, चुनाव हो रहे हैं तो फिर ईडी पहुंच जाती है। ये बताइए कि गहलोत सरकार के, कांग्रेस सरकार के कामकाज जो लोगों में पॉपुलर हो रहे हैं, जैसा कांग्रेस कह रही है, इससे घबरा गई है बीजेपी, इसलिए ईडी पहुंच गई। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह, बीजेपी का चेहरा, बीजेपी के कमल के फूल के निशान के साथ साथ ईडी भी है। मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस कह रही है। अमित जी देखिए रविंद्र भाई, मुझे बताइए क्या राजस्थान के किसान को, राजस्थान के मजदूर को, राजस्थान के एक पटरी रेडी लगाने वाले को, एक 5-10 हजार रुपए की नौकरी करने वाले को ये सपना देखने अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर को बड़ा अफसर बनेगा, कि बड़ी नौकरी करेगा, परिवार की आर्थिक दशा को सुधारेगा?
क्या उसको अगर ये सपना नहीं देखने का अधिकार नहीं है कि हम भी एक समाज में प्रतिष्ठित अच्छा जीवन जिएंगे? अरे आप ये बताइए, अगर उसको सपना देखने का अधिकार है तो राजस्थान के 70 लाख युवाओं को, बच्चों को रोजगार देने की जो उम्मीद थी उनकी, एग्जाम के माध्यम से हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट अमित जी, अभी दर्शकों की सहूलियत के लिए, आज सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों ने सवाल पूछा। सचिन पायलट ने कहा कि ईडी की कोई ब्रीफिंग तो आई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं, ये तो बताया नहीं ईडी ने कि भाई हम इस मामले को लेकर पहुंचे हैं। अब आप अपने से यहां पर इस बात को रख रहे हो कि ये पेपर लीक के प्रकरण में ही कार्रवाई हो रही है, और कैसे कनेक्शन आप देख रहे हैं कि अगर यहां हुडला जी के आवास पर छापे पड़ रहे हैं, डोटासरा जी के पास में पूछताछ के लिए यहां पर पहुंच गई है, क्या आधार क्या है और जानकारी कहां से मिल रही है आपको, और कैसे पता कि ये पेपर लीक का प्रकरण ही है जो ईडी कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये सबको पता है कि जब डीपी जौरोली पकड़े गए या बाबूलाल कटारा पकड़े गए, उन्होंने बताया कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। आप खुद ये देखिए कि डोटासरा जी ये वही नेता हैं कांग्रेस के, जब शिक्षा मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी के साथ में एक शिक्षक सम्मान समारोह था, जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने उस समय के शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के सामने शिक्षकों से पूछा कि अरे भैया तुम्हें तबादलों में, वो बात अलग है, वो बात अलग है जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है। उसको आप थोड़ा बताइए ना कि कहां से प्रूफ मिले हैं, क्या प्रूफ मिले हैं आपको? ऐसा लग रहा है कि तार जुड़े हैं पेपर लीक के। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, ये सर्वविदित है कि राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए हैं, और जितने लोग पकड़े गए हैं उनको किस तरह से सरकार ने कवरिंग फायर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे कि किसी भी अधिकारी की और राजनेता की इसमें संलिप्तता नहीं है, लेकिन जब जनता ने आंदोलन किया, भाजपा ने आंदोलन किया, युवाओं ने आंदोलन किया, तो सरकार को मजबूर होकर उसकी जांच। अमित जी प्रतिष्ठा जी ने यह भी कहा कि सक्सेस रेट बिल्कुल फेल रहा है। मतलब आप आरोप तो लगा देते हैं, मतलब ईडी आरोप तो लगा देती है, लेकिन उसके बाद फिर चार्जशीट नहीं पेश होती है, सक्सेस रेट बहुत कम रहा है। और सचिन पायलट ने भी ये कहा कि भाई जब चुनाव आए हैं तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, और जब चुनाव चले जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ गोल हो जाएगा। अगर कुछ है तो लाइए ना। तो आपको ये पूछना चाहिए, सचिन पायलट जी से तो आपको ये पूछना चाहिए कि 3 महीने पहले आपने अजमेर से लेकर जयपुर तक की पदयात्रा क्यों की थी? क्यों आपने राजस्थान के युवाओं को कहा था कि पेपर लीक के अंदर ऐसा कौन सा जादू है जादूगर के पास में कि तिजोरी का ताला भी नहीं खुलता है और पेपर उससे बाहर आ जाता है? सचिन पायलट अपनी राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक व्यवस्था के चलते उन बातों को, प्रतिष्ठा जी देंगे या नहीं देंगे जवाब, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जवाब मिथिलेश जैमिनी जी जरूर देंगे। मिथिलेश जैमिनी जी, आज क्या कुछ हुआ सब जान रहे हैं, घटनाक्रम समझ रहे हैं। सचिन पायलट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डोटासरा जी से लेकर वैभव गहलोत जी के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और एकजुट होने की उन्होंने बात कही। क्या ईडी की यह कार्रवाई कांग्रेस में एकजुटता ला रही है? क्या यह सहानुभूति कांग्रेस की तरफ आ सकती है, या फिर एक जो बीजेपी को एक इग्निशन, या कहें कि एक तरह से एक मैं ये कहना चाहूं स्ट्राइकिंग पॉइंट मिल सकता है आक्रमण करने का? ये किसकी तरफ ईडी की कार्रवाई जाती हुई चुनाव में दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि यूथ डिसाइडिंग फैक्टर है। और जो निश्चित रूप से सचिन पायलट जी आज तो कह रहे हैं कि किस मुद्दे पे है, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जिनकी गोद में विनाश और सृजन पलता है, उन शिक्षकों ने कहा कि मुझे तबादले में पैसे देने पड़ते हैं, उसी दिन मुख्यमंत्री गृह मंत्री थे, एक टोल फ्री नंबर आयोजित करते थे, एसीबी से जांच करा लेते। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख दी आज नई कहानी, आज तो साथ में आ गए ना, कहा कि गलत है, ये राजनीति से प्रेरित है, चुनाव होते हैं तो साथ आ जाते हैं। क्या एकजुट कांग्रेस दिख रही है, कार्यकर्ता दिख रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात, चुनाव से अगर जोड़कर देखें, किसको फायदा नुकसान होगा? देखिए, चुनाव से फायदा जोड़ के देखें तो निश्चित रूप से राजस्थान के नौजवानों को पता है कि ये पेपर लीक से जुड़ा मामला है, और ये निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि ओम प्रकाश हुडला जिस तरीके से भागते हुए नजर आए, उनका ब्रदर डमी कैंडिडेट पेश किया था उनके ब्रदर ने, वो जेल काट के आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है जी। सचिन पायलट जी के कहने से कुछ नहीं होगा, सबको पता है कलाम कोचिंग सेंटर से तार किसके जुड़े हुए थे जी। जब सीकर में आज जिन राजेंद्र पारिक जी को टिकट दिया गया है, वो और यूआईटी सेक्रेटरी, यूआईटी के जो अध्यक्ष थे जीवन खां, उनके बीच में और जो डोटासरा जी के बीच में तलखी हुई। आज तो तेजा सेना कर रही है कल हम सीकर बंद कराएंगे, जब आरपीएससी में इतने होने के बाद बाबूलाल कटारा के बाद गलत नियुक्ति हो जाती है। मैं राकेश गोयल जी का रुख करता, लेकिन राकेश गोयल जी, कांग्रेस तो कह रही है कि चुनाव के वक्त में ईडी आ रही है। भाई, ये टाइमिंग और ये नीयत सही नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या लोग देखेंगे नहीं कि चुनाव के वक्त में ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है? कर्नाटक में भी की गई थी कार्रवाई। राकेश जी,
देखिए रविंदर जी, ईडी अपना काम करेगी, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी का काम है कानून के अनुरूप कार्य करना। और देश के जिन लोगों ने ये राजस्थान का नाम खराब किया है, जिन लोगों ने लाखों बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है, जिन्होंने कलाम साहब के नाम पर एक संस्था चलाई और इस तरीके का कार्य को अंजाम दिया, कृत्य को अंजाम दिया और उस नाम को बदनाम किया, उनके खिलाफ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ईडी काम कर रही है। दिन रात काम किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है किसी का नाइंसाफी नहीं हुई, कोई गलत आदमी को इसमें पार्टी नहीं बनाया जाएगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो प्रधानमंत्री जी भी बड़े मंचों से कह चुके हैं, उस नीति पे सरकार, देश काम कर रहा है, एजेंसियां भी काम कर रही हैं, बिना किसी पक्षपात के काम हो रहा है। प्रतिष्ठा जी, बिना पक्षपात के काम हो रहा है, डरने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए भाई। अगर कुछ गलती की नहीं है तो फिर डर किस बात का? प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, तो अजीत पवार और उसकी वाइफ का नाम कैसे चार्जशीट से हट गया? आप इसका जवाब दे दीजिए देश को। गुजरात के अंदर 28 पेपर लीक हो जाते हैं, किसी पर कार्रवाई की? क्योंकि केवल राजस्थान के युवाओं का भविष्य नहीं, पूरे देश के युवाओं के भविष्य की बात कीजिए। प्रतिष्ठा जी, का आपको ये लग रहा है कि कहीं नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं भाई, अगर कुछ नहीं किया, अब उन्होंने गलत किया होगा तो वो पार्टी में बीजेपी अपनी छोड़कर बीजेपी में चलेगा। अगर उन्होंने गलत किया था, अगर आपकी बात के तर्क को माने सही, तो फिर क्या आपको भी लग रहा है कि भाई डरने की जरूरत क्या है आपको? मेरी बात सुनिए, इससे इनकी मंशा पता चल जाएगा ना कि ईडी को हर जगह कार्रवाई करनी चाहिए ना। ईडी की मंशा ये अगर है कि वो युवाओं के सपनों को बचाना चाहती है, तो कार्रवाई जल्दी से अमित जी एक कमेंट आपका, फिर मिथिलेश जी एक कमेंट आपका। अमित जी, उत्तर प्रदेश, साफ सुथरी बात कहना चाहता हूं, प्रतिष्ठा जी रटे रटाए आरोप लगा रही है। ईडी ने जो भी व्यक्ति अगर किसी दूसरी पार्टी में था और उस पर ईडी की अगर कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी, तो किसी की जांच को विड्रॉ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में राजस्थान से पहले वह कानून बना, वह एनए से लगाया गया है कि जो लोग पेपर लीक में शामिल होंगे उनमें एनए से लगेगा। गुजरात के अंदर उससे पहले कानून बना। हमारी सरकारें प्रतिबद्ध है, किसी भी सरकार के व्यक्ति मिथिलेश जी आपसे लोगों ने पेपर वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं अगर ईडी की कार्रवाई होती है बीजेपी में शामिल होने के बाद। वो देखिए, जो एक नारा लगाया था उस समय, जो महिलाओं ने गणगौर पूज रही थी कि भोला थारी पूजा करो, दीजो ऐसो सासरो, बींद चाहे कोई हो, सुसरो हो डोटासरो, वो बातें जब राजस्थान भूल नहीं सकता, हरियाणा के अंदर ये बातें राजस्थान का कोई आदमी नहीं भूल सकता जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाबूलाल कटारा ने दिनेश खड़ोनिया का नाम लिया। दिनेश खड़ोनिया, अशोक जैन, वैभव गहलोत। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये मतदान की तारीख से पहले पटाक्षेप हो जाएगा? कुछ बड़ी चीज सामने आ सकती है? ईडी को इससे अलग करके हम यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे राकेश जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड सर। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मतदान से पहले इसका कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा होगा और जितने आज ये छापे डले हैं इनमें कुछ ना कुछ बड़ा निकल के आएगा और आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में हमें वो चीजें जनता के सामने भी आएंगी और जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखते हैं कि ईडी की इस कार्रवाई से क्या होता है। लेकिन ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई के बाद कोई चर्चा, कुछ सुगबुगाहट थी नहीं, लेकिन कांग्रेस की तीसरी लिस्ट 19 प्रत्याशियों की आ गई है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस खबर पर लौटते हैं। के लोग विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है। इनकी तरफ दकियानुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने वाली नहीं है, इनकी तरफ फासिस्टी सोच नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग। ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ। 500 रुपये सरकार ने दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो तुम तय करेंगे 2 में 3 में। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।
लेकिन उससे पहले कांग्रेस जहां सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है, उसी तरह बीजेपी उस पैटर्न को बदलने की जुगाड़ में है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी के दौरे कांग्रेस को कितना फायदा दिलाते हैं। ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। कल भिलवाड़ा में विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी का विरोध हो रहा था, लेकिन आज नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे थे। ढोल बजा रहे थे। भिलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर विट्ठल शंकर अवस्थी को चौथी बार टिकट दिए जाने की खुशी समर्थकों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। जश्न में डूबे कार्यकर्ता नाराज लोगों को मनाने का दावा भी करते दिखे। दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कल विरोध हुआ था, आज समर्थन में लोग पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। कल विरोध प्रदर्शन हुआ, आज समर्थन में आप पहुंचे हैं। हमेशा कोई घर में एक छोटा मोटा कार्यक्रम भी होता है, पक्ष और विपक्ष, और ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी होती है। पक्ष भी होता है तो विपक्ष भी होता है। तो कुछ लोगों को विरोध किया है, लेकिन वो हमारे कोई भाई है, वो भी इसी मिशन में जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पिछली बार निर्दलीय से 49,000 और कांग्रेस से 72,000 था। इस बार हम कांग्रेस को 1 लाख मतों से पछाड़ेंगे। जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, परिवार में कलह के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ का नाम भी शामिल है, जहां भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कालूराम मेघवाल का विरोध इस इलाके के कई गांवों में देखने को मिला। हरनी-खेरना गांव के नजदीक लोगों ने नारेबाजी कर उनका विरोध किया। लोगों का आरोप है कि विधायक कालूराम मेघवाल ने क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी की है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में गहमा गहमी का दौर जारी है। दावे वादों के बीच रूठने का और मनाने का सिलसिला भी भारी है। लेकिन इन सब के बीच 3 दिसंबर को साफ होगा कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश दौरे पर आई। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं। उन्नीस प्रत्याशियों की तीसरी कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको हमने सबसे पहले बताई और उसके बाद अब एक एक नामों को भी यहां पर आपको बताते हुए जानकारी देंगे कि कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर अब 33 प्लस 43, यानी कि पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशी थे, दूसरी में 43 थे और अब उसके बाद 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर 95 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और एक एक करके नामों को भी यहां पर आपको जानकारी देते हुए वो जो बड़े चेहरे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसपी के 2 विधायक जो जिन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस को, वो टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। शोभा रानी कुशवाहा जो बीजेपी से 2018 में चुनाव जीती थी, लेकिन अब उनको बस 2 दिन पहले ही जब वो दौरा हुआ अभी प्रियंका गांधी का, कांग्रेस में शामिल हुई और वो टिकट हासिल करने में धौलपुर से कामयाब हो गई हैं। फिलहाल ये नाम और चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से, नरेंद्र बुडानिया तारानगर से, मदन प्रजापत पचपदरा से,
लखवीर सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आइए उनसे सीधा बात करते हैं। लखवीर, और क्या खास इन 19 नामों में निकलकर सामने आ रहा है? अगर देखा जाए तो अगर हम यहां भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट को देखें तो राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट मिला है, और चूंकि वर्तमान विधायक गायत्री देवी हैं उनका टिकट कटा है, या कहीं कि उनकी जगह राजेंद्र त्रिवेदी को मिला। गायत्री देवी और राजेंद्र त्रिवेदी एक ही परिवार के हैं, उपचुनाव हुआ था यहां पर, बताइए और क्या खास है इसमें? जी बिल्कुल, सहाड़ा से मौजूदा विधायक गायत्री देवी का टिकट काटकर उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया गया है, जो कि दिवंगत जो विधायक हैं कैलाश त्रिवेदी उनके छोटे भाई हैं। उपचुनाव हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी चुनाव लड़ी थी, चुनाव में जीत हासिल करी थी। लेकिन इस चुनाव में, जो आम चुनाव है 2023 का विधानसभा चुनाव, इसमें गायत्री देवी का टिकट काटकर उनके ही देवर पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया है और उनको टिकट दिया है। हालांकि पहले इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि परिवार में खींचतान है, ऐसे में भाभी और देवर दोनों टिकट पाना चाह रहे हैं, लेकिन सहानुभूति जो है वो गायत्री देवी के साथ है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने युवा के तौर पर और आगे भरोसा जताते हुए राजेंद्र त्रिवेदी पर दाव खेला है, लेकिन उसका असर सहाड़ा में कैसे होगा ये देखने वाली बात है। वहीं हमने पहले भी चर्चा करते हुए ये कहा कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए दो विधायकों पर इस बार विश्वास जताते हुए करौली से लाखन सिंह मीणा और नगर से वाजिब अली को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस सूची में संदीप यादव का नाम नहीं है और जोगिंदर सिंह अवाना का नाम भी नहीं है, क्योंकि दोनों को लेकर भी लगातार चर्चाएं थी कि तिजारा से संदीप यादव अपनी टिकट बदलवाना चाह रहे हैं, सीट बदलवाना चाह रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की थी, तो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सीज को बढ़ाना अभी कांग्रेस नहीं चाहती है, इसलिए उनके टिकट को इस सूची के लिए फिलहाल होल्ड किया गया है और दो विधायकों को ही टिकट दी गई है जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा शामिल है। वहीं शोभा रानी कुशवाहा ने भी 2 दिन पहले झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। हालांकि राज्यसभा चुनाव के बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि उनका चुनाव लड़ना तय है कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, और मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से उनका कई मर्तबा उनके नाम का उदाहरण भी दिए, उनके नाम की मिसालें भी दी और उनको सही भी ठहराया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाते हुए शोभा रानी कुशवाहा को भी मौका दिया है। और इसके साथ ही देखिए, बीटीपी थोड़ा इसको सुधारेंगे, बीटीपी करेंगे इसको, और बीटीपी की तरफ से भी यहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, उसका भी यहां पर उल्लेख कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। तो 10 उम्मीदवारों की ये बीपीटी, माफ कीजिएगा, बीपीटी की तरफ से 10 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी हुई है। सुधीर शर्मा से हम बहरहाल कांग्रेस की इस 19 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सुधीर जी, मैं जानना तो चाहूंगा ही, अभी लखवीर भी हमारे साथ जुड़े, बाबूलाल धायल भी जुड़े, उनसे समझने की कोशिश की क्या चौंकाने वाले नाम है, क्या रिपीट हुआ है सरकार रिपीट करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि ईडीडी अभी चल रहा था, उसके बाद ये 19 लोगों की लिस्ट आ गई। देखिए, 2 पहलू है। आपने एक सवाल किया कि ईडी का मसला चल रहा है, वो अपना एक अलग मसला है। जो ईडी के उसमें जद्दोजहद में आ रहे हैं या उनके दायरे में आ रहे हैं, उनका एक अलग मसला। लेकिन जहां तक टिकटॉक की घोषणा की बात है, कांग्रेस की जो 19 करी है, यानी अब तक 95 नामों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, या जहां बदलाव गया है, जैसे निर्दलियों को जगह मिली है, तो निर्दलियों को जगह इसलिए नहीं मिली कि वो कांग्रेस से ही बागी होकर 2018 का चुनाव लड़ा था। और क्योंकि एक सवाल पहले भी ऐसा किया गया था कि जो कांग्रेस के टिकट पे वहां खड़े हुए थे, क्या वो बागी बनेंगे इस बार, लेकिन क्योंकि उनके पास वोट बैंक का कोई आधार नहीं था, जो कांग्रेस के बागी बन के चुनाव लड़े थे वो वोट बैंक के आधार पर थे, उन्हीं को पार्टी ने टिकट दी है। बीजेपी ने 124 नामों की सूची अब तक जारी की है, जबकि कांग्रेस ने 95 नामों की सूची जारी की है। जो आज के 19 नामों की सूची जारी है, उनमें लगभग सेम से कंडीशन है। कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण टिकट कटे हैं, बाकी वही है। जहां तक शोभा रानी कुशवाहा का सवाल है, शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस हाल ही में ज्वाइन करी और उनको धौलपुर से टिकट दे दिया गया, यानी वो तीसरी मर्तबा मैदान में आने वाली है। इसके बाद से ये चुनाव होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं है। जैसे सहाड़ा की टिकट की बात करेंगे, उपचुनाव हुआ था,
उनकी जो उपचुनाव में उनके पत्नी गायत्री है, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। हाँ सुधीर जी, देखिए अब ये चौंकाने वाले नाम नहीं है जाहिर तौर पर, लेकिन अब हमें ये भी आपसे समझना है कि वो कौन से नाम हैं। जैसा लखवीर से भी ये भी डिस्कशन हो रहा था। लखवीर, इस सवाल के जवाब पर मैं आपके पास भी आऊंगा कि बीएसपी के जो 6 उम्मीदवार थे उनमें से अभी 2 उम्मीदवारों को टिकट मिला है, बाकी अभी नाम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जो निर्दलीय थे, जिन्होंने सरकार को मदद पहुंचाई थी, 2018 में अलग चुनाव लड़ा था, उनके भी टिकट कंफर्म होते आ रहे। अभी कौन कौन से प्रमुख नाम बचे हैं। तीसरी चीज यह भी कि इन नामों में धारीवाल साहब का और महेश जोशी जी का, इन 2 नामों में भी अभी 2 नाम अभी शामिल हैं, जबकि आज गोविंद सिंह सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि हां उनका भी नाम फाइनल हो जाएगा। बताइए सुधीर जी। देखिए आपने 3 सवाल किए, एक एक का बारी बारी से जवाब देते हैं। जहां तक बीएसपी कैंडिडेट्स की बात थी कि बीएसपी में जिन्होंने सरकार बचाई और सरकार में वो मर्ज हो गए थे, उनका अभी क्या है, इसमें कुल मिला के जो अभी तक जो सूची जारी हुई है, अभी 95 हुई है, अभी 105 लोगों के टिकट और आना है, 105 प्रत्याशियों की सूची और जारी होगी, उसमें नाम आ जाएगा। जहां तक महेश जोशी का और दूसरा शांति धारीवाल का जो 2 नाम चल रहे हैं कि क्योंकि 25 सितंबर 2022 की जो घटना थी उसको लेकर उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कौन सरकार कौन आई, तमाम तरह के बयान जो मीडिया में दिए गए थे वो सबको पता है, लेकिन अभी तक उनको टिकट की घोषणा नहीं हुई। लेकिन उन स्थानों के टिकट की भी घोषणा अभी नहीं हुई कि उन स्थानों पर किसी और को टिकट दे दी गया हो, क्योंकि धारीवाल पहले ही कह चुके हैं कि उनको टिकट नहीं चाहिए, उनके बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे। तो अभी वो टिकटें आनी अभी बाकी है। जहां तक निर्दलीयों की बात है, वो धीरे धीरे अब क्योंकि 105 नामों की सूची है, कांग्रेस बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। वो एक साथ टिकटें जारी नहीं कर रही जिसमें कोई बड़ा विरोध देखने को पड़ा। जिस तरह से बीजेपी ने 103 सूचियों में 124 नामों की जो घोषणा करी है, उनमें बड़ा सीटों पर विरोध देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस उस विरोध को टाल रही है लगातार, और जो सेफ साइड लेके है वो चल रही है कि इनमें उन्हीं नामों को दिया जाए। धौलपुर में जो बड़ा नाम आता था बनवारी लाल जी, उनके बेटे को दिया गया, लेकिन वो हार गए। तो अब कांग्रेस ने ये सोचा कि क्योंकि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हर राजनीतिक पार्टी की पहली पसंद होती है, लिहाजा उस पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके पास जितने मतदाता है उनको वो अभी टिकट दे रही है। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ है, मैं उनका रुख करते हुए जानना चाहूंगा। बाबूलाल धायल, सरकार रिपीट करनी है तो वो जो पिछली बार जीते हुए कैंडिडेट थे, चाहे बीएसपी के हों, इंडिपेंडेंट हों या सिटिंग एमएलए हों, थोड़ा बहुत परिवार में इधर उधर टिकट करके उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से उन उम्मीदवारों को रिपीट कर दीजिए, सरकार रिपीट हो जाएगी। ये जिताऊ कैंडिडेट है और जीतने का फॉर्मूला अभी तक नजर आ रहा है। बाबूलाल धायल, आवाज मिल रही होगी आपको, सवाल आपसे है। हाँ जी बिल्कुल, और जयपुर से सटे इलाकों के ज्यादा टिकट आए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंगा देवी को टिकट दिया गया बगरू से। विरोध बहुत था उनका, लेकिन पार्टी क्योंकि सिटिंग एमएलए को टिकट दे रही है तो वो भी भाग्यशाली रही कि उनका टिकट हो गया। लेकिन बहुत पेच फंसे हुए हैं जयपुर ग्रामीण जिले में, खासतौर से शाहपुरा में पार्टी तय नहीं कर पा रही किसको मैदान में उतारें, आमेर में सतीश पूनिया के सामने किसको लाया जाए, खंडेला जो सीट है उस पर पार्टी कंफ्यूज है क्योंकि निर्दलीय विधायक थे महादेव सिंह खंडेला जो कि सरकार को समर्थन दे रहे थे और उनको सरकार ने बड़ा ओहदा भी दिया। अब उनकी जगह जो निर्दलीय थे, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे थे, उनको टिकट दें या महादेव सिंह खंडेला को टिकट दें, तो वहां पर पार्टी भ्रम की स्थिति में इसलिए फैसला नहीं ले पा रही है। दाता रामगढ़ की स्थिति साफ नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पर वीरेंद्र सिंह सिटिंग विधायक हैं, सीताराम लांबा की भी दावेदारी है। अलायंस की चर्चाएं चल रही हैं कि सीपीआईएम को ये सीट समझौते में दे दी जाए। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसे पेच फंसे हुए हैं जिनकी वजह से कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है और वो टिकटें अभी तक आ नहीं पाई हैं। जोटवाड़ा में राज्यवर्धन के सामने किसको लाया जाए, साफ नहीं है। फुलेरा से माना जा रहा था कि विद्याधर चौधरी को टिकट मिल जाएगा, आज उनका टिकट आ जाएगा, लेकिन अभी भी टिकट नहीं आया है। विरोधी उनके खिलाफ मोर्चा खोल करके अभी तक डटे हुए हैं और जहां भी मौका मिल रहा है वहां वो जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 95 टिकट आए हैं कांग्रेस पार्टी के तीसरी सूची में, और बीजेपी 124 का ऐलान कर चुकी है। छोटी सूची निकाली जा रही है, बड़ी सूची निकालने से बचा जा रहा है। और जो 3 नाम जिनका सबको इंतजार था कि धारीवाल का टिकट होगा नहीं होगा, महेश जोशी का टिकट आएगा नहीं आएगा, धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट ले पाने में कामयाब हो पाएंगे,
आज दोपहर में उम्मीद जगी थी जब शांति धारीवाल सुखजिंदर रंधावा के साथ में खड़े थे, तो जब रंधावा से पूछा गया था कि धारीवाल जी का टिकट कब होगा, तो उन्होंने यही कहा था कि इनके टिकट पर कोई संकट नहीं है। तो माना यह जा रहा था कि शाम को टिकट आ जाएगा, टिकट नहीं आया। कहां पर पेच फंसा हुआ ये सब लोग जानते हैं। 25 सितंबर की घटना का जो विवाद था उससे जोड़कर इनको देखा जा रहा है, लेकिन कोटा में इसके साथ राखी गौतम का जो टिकट है वो भी अटका हुआ है। लखवीर के पास चलता हूं और जानने की कोशिश करूंगा। लखवीर, ये छोटी छोटी लिस्ट आ रही है कांग्रेस की, एक तो ये, और दूसरा ये कि अब इन 19 सीटों के आने के बाद, इन उम्मीदवारों के आने के बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहां कैंडिडेट क्लियर हो गए हैं? जी देखिए, छोटी छोटी सूची जारी होने के पीछे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी में बगावती सुर इख्तियार ना हो और विरोधी लहर ना खड़ी हो पाए, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में विरोध का जो आलम है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस की सूचियों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय राजधानी में जमकर बवाल कटा और उसका खामियाजा उठाना पड़ा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और आज भी हमने देखा कि किस प्रकार से मंत्री जाहिदा खान का विरोध करने के लिए कामा से सैकड़ों कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार नारेबाजी की और उनकी दावेदारी को, उनकी उम्मीदवारी पर यह कहा गया कि उनको प्रत्याशी ना बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस के सामने ऐसी कई चुनौतियां कई सीटों पर हैं, इसीलिए जिन सीटों पर कंट्रोवर्सीज है, जिन सीटों पर अदावत है, उन पर फिलहाल टिकट की घोषणा करने से भी पार्टी बच रही है। जैसा कि सहयोगी बाबूलाल धायल ने कहा कि कई सीटों पर अलायंस का मंथन चल रहा है, कई सीटों पर दावेदारियां ज्यादा है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल तलाशने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए जिन 100 सीटों पर 18 अक्टूबर की सीईसी में मंथन हुआ था, उन्हीं में से अब तक 95 सीटों पर ऐलान हो गया है। ऐसे में अब चौथी सूची जब जारी होगी तो स्वाभाविक है कि चौथी सूची का ऐलान अब तभी होगा जब अगली सीईसी या फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। जहां तक अब तक 124 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, वहीं 95 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। जहां तक बड़े लड़ाइयों की बात है, बड़ी फाइट की बात है, तो तारानगर से राजेंद्र राठौड़ वर्सेस मौजूदा विधायक नरेंद्र बुढ़ानी। ठीक है बाबूलाल, अब ये बताइए कि अब जो पार्ट 2 होगा, अब जो मतलब अगर हम इसको 95 सीटें कांग्रेस की आगे 3 लिस्ट में, अब जो पार्ट 2 बाकी की शेष 105 सीटें अभी होनी ऐलान उम्मीदवारों के होने बाकी हैं, ये और ज्यादा कसरत भरा कवायद ज्यादा हो सकती है कि मुश्किल हो, और वक्त तो कम है ही। असली जंग तो अब शुरू होगी। अभी तक तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे, अब रन बनाने पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को, दिखाना पड़ेगा कि उनमें मादा है और वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो वहां की टिकटें आएंगी जहां पर संघर्ष है, जहां पर दावेदारों की तादाद ज्यादा है और एक से ज्यादा जो है जिताऊ है। तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें अब शुरू होने वाली। अब तक जो टिकटें आई उनमें कोई मुश्किल थी नहीं। सौरभ के पास कुछ जानकारी है कहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई, कितनी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है दोनों पार्टियों की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस द्वारा जो 19 सीटें जारी की गई हैं, उसके बाद राजस्थान की 55 सीटों पर तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 25% कह सकते हैं कि उन सीटों पर स्थितियां जो है वो साफ हुई हैं। अब दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 55 उम्मीदवार जो है वो आमने सामने हो चुके हैं, और इस लिस्ट को देखें तो कुछ रोचक जो है वो चीजें देखने को मिल सकती हैं। तारानगर वाली सीट जो है वहां पर कह सकते हैं इसको हॉट सीट माना जा सकता है। बगरू में चूंकि विरोध जिस प्रकार से गंगा देवी का हो रहा था, उसके बाद वहां पर कैलाश वर्मा उनके सामने है। नगर में वाजिब अली के सामने जवाहर सिंह बेडम जो है सामने, धौलपुर से शोभा रानी के सामने शिवचरण कुशवाहा है। सपोर्टरा से जो मंत्री हैं उनके सामने हंसराज मीणा बीजेपी के वो मैदान में है। बांदीकुई से जो गजराज खटाना को आज कांग्रेस ने टिकट दिया, वहां पर भागचंद डाकरा जो है वो मैदान में है। देवली उनियारा में हरीश मीणा के सामने विजय बैसला वो टक्कर देने वाले हैं। रेवदर में मोतीराम कोहली को टिकट दिया है आज, और वहां पर बीजेपी से जगसीराम कोहली जो है वो मैदान में है। झाड़ोल से हीरालाल डांगरी को जो है वो दिया गया, और वहां पर बाबूलाल खराड़ी जो है वो मैदान में, और सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी को जो है वो टिकट दिया गया, और वहां पर लादूलाल पितलिया, यानी
55 सीटों पर स्थितियां जो है वो साफ हो चुकी है। कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो होने वाली जयपुर में, और उसमें राजस्थान की जो शेष सीटें बची हुई है, करीब 76 सीटें हैं, उसको लेकर जो है वो चर्चा होगी। और आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेता ये संकेत दे रहे हैं कि जल्दी जो है वो बीजेपी की लिस्ट आने वाली है। आप जयपुर के न्यूज रूम से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं सौरभ गृहस्थी और साथ ही साथ बाबूलाल धायल, वहां हमारे सेंट्रल न्यूज रूम में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आयुषी, उनका भी रुख करते हैं। आयुषी, क्या कुछ बड़ी बातें अभी इन 19 प्रत्याशियों की कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल रविंद्र, देखिए 19 नामों का ऐलान कर दिया गया है और लगातार जब देखा गया कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की थी तो 33 नाम थे, उसके बाद 43, अब 19 नामों का ऐलान किया गया है। लेकिन रविंद्र देखिए, जैसे ही कांग्रेस ने पहले और दूसरी लिस्ट जारी की थी लगातार वही नाम सामने आए और तीसरी लिस्ट में भी कुछ खास नाम सामने नहीं आए हैं, जैसे कि नरेंद्र बुडानिया, इनका नया नाम आप कह सकते हैं, गंगा देवी वर्मा, ये नए नाम हो सकते हैं, शोभा रानी कुशवाहा, ये कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात शोभा रानी कुशवाहा की कर ले तो वो अभी बीजेपी में शामिल हुई थी, उसके बाद से अब कांग्रेस में उन्होंने उनका दामन थाम लिया। इसके बाद से देखिए अब सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में कोई चौंकाने वाले नाम नहीं है। जितने सिटिंग एमएलए थे उन्हीं पर ही पार्टी ने दाव खेला है, यानी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। जिस तरीके से कहा गया था कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा वही दिख रहा है, जो जिताऊ है वही टिकट दिया गया है और कोई नए नाम चौंकाने वाले नहीं है। रविंद्र, अब इंतजार है कि जब कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी करेगी क्या उसमें कुछ नए चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, सुधीर जी का रुख करता हूं। सुधीर जी, एक तो गजराज खटाना बांदीकुई से और दूसरा ये केशवराय पाटन से राकेश बोयत, ये दोनों क्या रिजेंबल करते हैं? और ये भी जानना चाहूंगा कि ये जिताऊ कैंडिडेट जो है, अब कांग्रेस ने इतने दिनों बाद, इतनी स्क्रीनिंग के बाद ऐलान किया है, तो अब बाकी जिताऊ कैंडिडेट जो 105 छांटने हैं, वो तो डोटासरा जी ने कहा था कि हाँ नामांकन तक नाम आ जाएंगे शामिल, तो क्या आखिरी टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा क्या? लग रहा है फ्रीज हो गया है फ्रेम यहां पर, यानी मैं बाबूलाल धायल और यहां पर हमारे साथ सौरभ गृहस्थी दोनों सहयोगी मौजूद है जयपुर न्यूज रूम में। आपका रुख करता हूं, ये सवाल आप ही से बाबूलाल, दोहराऊं क्या सवाल? आज देखिए, राकेश पारिक पिछला चुनाव जीते थे मसूदा से और वहां पर बीजेपी के सामने संकट रहा है, अभी भी वहां का टिकट आया नहीं है। बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि सुशीला पलाड़ा पहले एमएलए थी वहां से और उनके जो पति हैं अभी वर्तमान में जिला प्रमुख हैं, तो दिक्कत ये हो रही है कि बीजेपी ने उनको बाहर निकाल दिया है। उन्होंने बगावत करी जिला प्रमुख के चुनाव में अजमेर में, तो उसके बाद से बीजेपी अब वहां पर किसी नए चेहरे को तलाश रही है। राकेश पारिक का सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं, सेवादल में थे कांग्रेस में और बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीते हैं, इसलिए पायलट से अच्छी दोस्ती है गजराज खटाना और राकेश, एतबार जताया। देखिए, गजराज खटाना सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं और पहले अधिकारी थे, राजेश पायलट के जमाने में उनके बहुत करीबी रहे हैं और लोग कहते हैं कि सचिन पायलट जब बच्चे थे तब उनको गोद में खिलाया करते थे वो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गजराज खटाना को उस इलाके में मजबूत बनाती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि वो सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं, गुर्जरों के बड़े नेता हैं, साथ ही वहां का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें वो फिट बैठते हैं, इसलिए गजराज खटाना पर एतबार जताया पार्टी ने। पायलट समर्थकों को टिकट सबको मिल रहे हैं, गहलोत समर्थकों को सब को टिकट मिल रहे हैं, तो कटने की तो कोई बात थी ही नहीं। हाँ, सीएल प्रेमी को टिकट मिल गया, बिल्कुल सीएल प्रेमी को टिकट मिल गया और रेवदर से नए चेहरे को मिला मौका है, ये मोतीराम कोहली जी को मिला है मौका। थोड़ा इनके बारे में बताएं। रेवदर ये पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और जगसीराम कोहली लगातार वहां चुनाव जीत रहे हैं। नीरज डांगी यहां से दावेदार थे पहले, लेकिन वो राज्यसभा में एमपी बन गए, इसलिए अब जो है रेवदर की सीट पर मोतीराम कोहली का मुकाबला होगा जगसीराम कोहली से। बीजेपी के बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं वहां एक नाम चल रहा था, पूर्व में अधिकारी थे बिरदी चंद का, वो शेखावाटी से के रहने वाले थे और नीरज डांगी ने उनका नाम आगे बढ़ाया था, वो उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन जब लिस्ट में नाम आया तो उनका नाम कहीं दिखा नहीं। तो मोतीराम कोहली को कांग्रेस पार्टी मान रही कि चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी खासी रही है, प्रधान रहे हैं रेवदर पंचायत समिति के, इसलिए उनके ऊपर भरोसा पार्टी ने जताया है। सीएल प्रेमी केशवराय पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले विधायक रहे हैं, बहुत ही साधारण
नेता हैं, आम जनता के बीच में हमेशा से रहे हैं और पिछली मर्तबा चुनाव नहीं जीत पाए थे। चंद्रकांता मेघवाल बीजेपी की हैं, वो वहां से चुनाव जीत गई थी, रामगंज मंडी से उनको शिफ्ट किया गया था वहां पर। तो इस बार की जो लिस्ट है उसमें वो जगह नहीं है, वो विधानसभा सीटें नहीं है जहां पर विवाद की स्थिति बनती दिख रही हो। अब इसमें जो नाम है कि बीएसपी से आए हुए अधिकांश नेताओं को टिकट मिल गए हैं, लेकिन संदीप यादव का नाम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तिजारा में अल्पसंख्यक कार्ड खेलेगी, क्योंकि वहां पर यादव को टिकट दे दिया गया है, बाबा बालकनाथ जो है वहां से उम्मीदवार है। ऐसी सूरत में जो मेव समुदाय के 70-80 हजार वोट है उनसे कांग्रेस पार्टी स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए टिकट मेव को दिया जाएगा। संदीप यादव का टिकट नहीं है, वो तो वैसे चाह भी नहीं तिजारा से टिकट चुनाव लड़ना, और अवाना साहब का भी अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है। यहां मैं एक बार सेंट्रल न्यूज रूम का रुख करते हुए आयुषी के पास चलूंगा। आयुषी, बताइए, 3 लिस्ट आ गई हैं, अभी 95 तक कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा है, 124 का आंकड़ा पहले बीजेपी टिकटों के ऐलान में 2 लिस्टों में छू चुकी है। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, सभी को इंतजार था कि जब तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी तो कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा दिखा नहीं है। रविंद्र, देखिए वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जब राजस्थान से दिल्ली तक हलचल तेज होती हुई नजर आई थी और लगातार कांग्रेस चिंतन मंथन करती हुई नजर आई थी, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस कुछ चौंकाने वाले नाम लेकर के सामने आएगी, और जिस हिसाब से कहा जा रहा था जिताओ और टिकाओ, तो वही इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। कोई नाम चौंकाने वाले नहीं है, और लगातार देखिए ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि हम युवाओं को मौका देंगे, वो इस लिस्ट में दिख नहीं रहा है। रविंद्र, अब चौथे लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि काफी बैठकों का दौर भी देखने को मिला था, और लगातार देखिए बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी की भी अब लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब यहां पर बहुत ही फूक फूक करके कदम रख रही है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि लगातार विरोध देखने को मिला था, क्योंकि जो प्रत्याशियों के अगर नाम ऐलान कर दिया जा रहा है तो खुद ही पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। खुद ही नेता एक दूसरे की यहां पर आलोचना करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें यह बड़ी बात है रविंद्र की, देखिए कुछ ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जिन्होंने मना किया कि उनको टिकट नहीं चाहिए, उनको भी यहां पर टिकट दिया जा रहा है। तो यह कहीं न कहीं बड़ी बात है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उसको इस बात। बाबूलाल दाहिल से मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, देखिए कितना दिलचस्प पहलू यहां आयुषी ने कहा कि विरोध हो रहा है, और मैं इसमें थोड़ी और बात जोड़ देता हूं कि बीजेपी में ज्यादातर नाम का ऐलान होने के बाद विरोध हुआ, कांग्रेस में नाम का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले विरोध शुरू हो गया। बाबूलाल जी, विरोध के जो सुर है वो हल्के हैं, क्योंकि अभी जो विवाद वाली सीटें वहां तो पहुंची नहीं है पार्टी। अभी तो जहां पर जीते हुए उनको टिकट दे रहे हैं, जो निर्दलीय थे उनको टिकट दे रहे हैं, जो बीएसपी से आए उनको टिकट दिए जा रहे हैं। जहां पर परिवार में लड़ाई है तो भाभी की जगह देवर को टिकट दे रहे हैं, पति बीमार है तो पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। तो ऐसे में अभी तो बहुत ही संभल के फूंक फूंक के कदम उठा रही पार्टी। अभी सीकर जिले की जब टिकटें आएंगी तब विवाद होगा। कोटा की तो बात हो ही रही है, सीकर की भी बात हो रही है। जाहिर तौर पर मैं रमेश मीणा ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। पहली बार जहां हमें पार्टी ने टिकट दिया है, आला कमान पर हमें भरोसा है और हमारे ऊपर आला कमान को है, तो हमसे पहले ही कह दिया था, फर्स्ट लिस्ट आने से पहले ही सीएम ने कह दिया था आप काम करो, आपका टिकट क्लियर हो गया है। तो उस दिन से काम कर रहे हैं। टिकट लिस्ट आज तीसरी आई है, उसमें नाम भेजा है, लेकिन हमें आला कमान की तरफ से इशारा हो गया था आप काम करें, तो काम कर रहे हैं। दूसरी बात रही जनता की, तो जनता का ही ये सबसे बड़ा टिकट, तो क्योंकि इन 15 सालों में तीसरी बार रेगुलर हम यहाँ से सपोटा से एक ही सीट से जीत रहे हैं। रमेश मीणा तो ये बाबूलाल कह रहे हैं कि मुझे तो इशारा आला कमान से पहले ही हो गया था और मैंने तो चुनाव की तैयारी शुरू ही कर दी थी। आप तो वैसे ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मुश्किल आएगी। हो सकता है इशारा कर दिया 105 उम्मीदवारों का पहले ही। वैसे देखना दिलचस्प है। ब्रेक का वक्त हुआ है बाबूलाल और आयुषी, आप सभी बने रहिए। सुधीर शर्मा से भी कहेंगे बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं।